हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो सलाम कैसा है कैसे हो सब। आई होप बढ़िया हो गया। ठीक है तो आज आज पर शेड्यूल अकाउंट्स की क्लास तुम लोगों पे आ गई होगी। आई होप अकाउंट्स पढ़ ली होगी। चैप्टर तो इजी था, बढ़िया था, मजा आया होगा। ठीक है अभी पार्ट 3 आएगा, उसमें मैं पास एडजस्टमेंट्स वगैरह कराऊंगा। ठीक है फिलहाल के लिए हमें बिजनेस करना है। ठीक है तो बिजनेस का चैप्टर 1 तो हम ये पार्ट 1 से चालू कर रहे हैं। पार्ट 1 में तुम लोग को बताया था मैंने, सिर्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। हम लोग को मैनेजमेंट पढ़ना है कि मैनेजर्स कैसे मैनेज करते हैं, सब मैनेजमेंट की कौन से फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस लिखे हैं। इन पांचों के ऊपर एक एक सेपरेट चैप्टर है, वो पढ़ना है। एक चैप्टर ये हो गया, 2 चैप्टर और है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और ईजीएस्ट है। ठीक है मैं ट्राई करूंगा सारे चैप्टर 1 शॉट में हो जाए। आई गेस 3 वाला हो सकता है 2 वीडियो लेके, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है अपने में। बट आई एम सॉरी, अभी ये वाले स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है पहले तो मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट क्या होता है मतलब बेसिकली एक मैनेजर होता है, वो सब चीज़ों को मैनेज करके चलता है जिससे जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, वो अचीव हो पाए। तो मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग ग्रुप गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव करते हैं। ठीक है देखो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच गोल्स आर अचीव्ड बोथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है इसमें 2 चीजें होती हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है मैनेजमेंट फोकस करती है कि जो भी हमारा गोल अचीव हो रहा है वो इफेक्टिवली भी हो और एफिशिएंटली भी हो। ठीक है 2 चीजें हैं, देखो मैंने बोला एक हो गया इफेक्टिवली, ठीक है, और हो गया एफिशिएंटली। ठीक है अब देखो इफेक्टिवली मतलब क्या होता है। इफेक्टिवली में देखो ये मैं तुम लोगों को देता हूँ, ये टी लिखा है ना, टी इफेक्टिवली में टी आता है। टी मतलब टाइम, इफेक्टिवली मतलब जो भी टास्क दिया है वो टाइम से पूरा हो, ऑन टाइम पूरा हो। जैसे मैंने कहा है कि एक दिन में मेरे को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो एक दिन में हो जाए, टाइमली कंप्लीट हो जाए वो टास्क। ठीक है दूसरा है एफिशिएंटली। एफिशिएंट में देखो सी आता है। सी मतलब कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट में टास्क पूरा हो और मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम वेस्टेज में हमारा टास्क पूरा हो। तो मैनेजमेंट क्या कहता है, हमारे गोल्स अचीव हो बोथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब टाइमली हो और एफिशिएंटली मींस मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम वेस्टेज के साथ हो। ठीक है ये है मैनेजमेंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक देखो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मैनेजमेंट क्या फोकस करती है कि जो हमारा गोल है वो अचीव हो। सारी चीजें हम करते हैं, मैनेज करके चलते हैं। क्यों मैनेज करते हैं, जिससे हमारा गोल अचीव हो पाए। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है सेकंड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब परवेसिव देखो पी, परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट हो, एनजीओ हो, कुछ भी हो, और टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह पे हम लोग को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहां भी मैनेजमेंट नहीं होगा वहां पे गोल से अचीव नहीं होंगे। ठीक है फिर थर्ड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक है पहला होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है तो 3 डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क मतलब बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनी है तो वो किसी काम के लिए बनी होगी ना, तो उस वर्क को मैनेज करना एक हमारा मैनेजमेंट में आ गया। मल्टी डायमेंशन में 3 डायमेंशन है। पहला हो गया वर्क, जिस भी काम के लिए हम आए हैं, जैसे स्कूल है, स्कूल का बेसिक काम क्या एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो वो उनका वर्क है, उसको मैनेज करना। सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब भाई जैसे ह्यूमन रिसोर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब देखो तुम मान लो 2 ऑर्गेनाइजेशन थे, दोनों सेम रिसोर्सेज तो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने वर्कर्स को, बट सेम वर्कर्स प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है ना। जिसके वर्कर्स अच्छे हैं जिस फर्म के, वो फर्म ऑफ कोर्स आगे निकल जाएगी। ठीक है तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हमारे जो पीपल है उनको भी मैनेज करना पड़ता है। जैसे स्कूल में हम टीचर्स वगैरह को हायर करते हैं एजुकेशन देने के लिए, वैसे ही मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया। फिर हो गया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब जब वर्क और पीपल दोनों हो गया, हमें पता है हमें क्या काम करना है और क्या कौन करेगा उस काम को, तो हम उसको रन करेंगे तो ऑपरेशन होंगे। बेसिकली जैसे प्रोडक्शन होता है, ठीक है हमने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए और लेबर जो प्रोवाइड करती है, अब डेली बेसिस पे जो ऑपरेशन हो रहे हैं प्रोडक्शन वगैरह के, उनको मैनेज करके चलना है बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है तो मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन है। चौथा इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब लगातार चलता रहता है। अब ये थोड़ी ना आज मैनेज करना है कल नहीं करना पड़ेगा, रोज मैनेज करना पड़ता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। प्लानिंग, अब प्लानिंग तुम्हें एक बार थोड़ी ना करनी है, हर थोड़े टाइम बाद प्लानिंग करनी पड़ती है तुम्हें। स्टाफिंग मतलब कोई छोड़ के चला गया फिर स्टाफिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग रेगुलरली करनी पड़ती है। डायरेक्ट मतलब लोगों को इंस्ट्रक्ट डेली बेसिस पे करना होता है, तो ये भी डेली बेसिस पे होता है। फिर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है ग्रुप एक्टिविटी मतलब जो बेसिकली ग्रुप को लेकर चलता है, मतलब तुम समझ रहे हो। अब अकेले काम करेगा, अब वो एक बंदा काम कर रहा है, वो अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक बंदा अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इवेंचुअली देखा जाए तो ग्रुप गोल्स अलग अलग हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कैसे होगा। तो मैनेजमेंट ट्राई करता है कि सारे जो गोल्स हैं उनको यूनाइट करे और एक ही डायरेक्शन में चले, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो। ठीक है ये हो गया। फिर होता है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब सुना होगा, डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग, हर दूसरे दिन चेंज होती रहती है। अब सीन क्या है,
मैनेजमेंट इज अ डायनामिक। देखो मैनेजमेंट क्या है, डेली बेसिस पे चेंज करनी पड़ती है। अब जरूरी थोड़ी ना कि आज की जो बिजनेस कंडीशन है वो कल भी यही रहेंगी, तो हम लोग को मैनेजमेंट डेली बेसिस पे चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ठीक है। फिर आ गया मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। अब तुम मैनेजमेंट को छू तो नहीं सकते ना भाई, मतलब मैंने मैनेज किया इस काम को, तुम छूओगे कैसे? मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। वो मैनेजमेंट कैसे पता चलता है? हम लोग को फील होता है जब हमारे गोल्स अचीव होते हैं ना, तो हम लोग खुश होते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, हमें फील हो रहा है कि हम खुश हो रहे हैं, बट हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो इट्स इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। तो ये सब होगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर भी 3 होते हैं, सर्वाइवल, ठीक है, प्रॉफिट और ग्रोथ, ठीक है, 3 होते हैं। अब सर्वाइवल मतलब क्या होता है? सर्वाइवल मतलब बेसिकली फर्म का एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि एटलीस्ट इतना दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट तो हमें देनी ही देनी होती है, तो फर्म ट्राई करती है एटलीस्ट जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो तो कवर होती है, जिससे हम लोग सर्वाइव कर पाए लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अगर हमारी कॉस्ट ही कवर नहीं हो पाएगी तो हम तो फिर डेट में दब जाएंगे, ठीक है। तो पहला हो गया सर्वाइवल, ठीक है। दूसरा इज प्रॉफिट। अब कहते हैं भाई ये तो कहना ही है ना कि सिर्फ सर्वाइवल ही करते रह जाओगे तो आगे कैसे निकलोगे, इसलिए ओनली मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ। हम लोग को इतना तो कमाना पड़ेगा कि हम लोग को कुछ तो प्रॉफिट हो, ठीक है, जिससे हम एक्सपेंड कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट। थर्ड इज ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ग्रोथ को हम किस टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं? वेदर हमारी सेल्स बढ़ गई है, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट रेंज बढ़ गई है, तो ये सबको हम ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ गए हैं, बेसिकली वो सब हो गया और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के ग्रोथ में आ गया। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बेसिकली जो हमारी फर्म है वो भाई किसी इन्वायरमेंट में चल रही है, उसको सोशल ऑब्जेक्टिव भी तो पूरे करने पड़ेंगे, हम सोसाइटी के साथ ही काम करना पड़ेगा, हम सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। अगर हम सोसाइटी के लिए भला नहीं करेंगे तो हम लॉन्ग रन में मतलब कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आ गया प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस वगैरह, ठीक है। ये सब आ गया सोशल ऑब्जेक्टिव में। थर्ड होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब ये मैंने पर्सनल की स्पेलिंग मैंने दी थी, PORSONEL होगा ये वाला पर्सनल, ठीक है। इसका मतलब पर्सनल मतलब होता है बेसिकली एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो हम जो कंपनी है उनके एम्प्लॉयज के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई, वो काम कर रहे हैं। तो 3 चीज होती है, एक तो फाइनेंशियल, एक सोशल और एक हायर लेवल, ठीक है। हमें 3 नीड्स पूरे करने चाहिए। एक तो फाइनेंशियल नीड मतलब उनको बेसिक सैलरीज और वेजेस देनी चाहिए। सोशल मतलब उनको एक तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे वो हेल्दी वे में काम कर पाए, ठीक है। एंड थर्ड इज हायर लेवल नीड्स, उनके बेसिकली आगे फ्यूचर के लिए करियर प्लानिंग भी करनी चाहिए, प्रमोशन की भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये आ गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। थर्ड इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस भी होते हैं। पहला इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब सारी चीजें मैनेज वे में चलेंगी तो ऑब्वियसली हमारे ग्रुप गोल्स भी अचीव होंगे, और ग्रुप गोल्स अचीव होंगे तो इवेंचुअली देखा जाए तो फर्म का भी गोल अचीव होगा। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। फिर इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैंने तो सबसे पहले बोला था मैनेजमेंट की डेफिनेशन में आ जाता है ये टास्क कैसे करो कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों हो। अब जब मैनेजमेंट इंक्रीज करेगी एफिशिएंसी को, क्योंकि जब मैनेजमेंट करके काम होगा, सब कुछ मैनेज होगा, तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम आएगी। तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। फिर इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपने फीचर्स में भी पढ़ा, डायनामिक। अब जब एवर चेंजिंग है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस के आसपास जो इन्वायरमेंट है वो एवर चेंजिंग है, हर रोज सेम नहीं होती कंडीशंस। कभी जीएसटी का रेट बढ़ गया, ये हो गया, वो सब तो बहुत चीजें होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो इन चेंजेस के हिसाब से अपने को अडेप्ट कर सके और जल्दी से चेंज कर सके, ठीक है। चौथा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जो एक मैनेजर होता है ना वो सिर्फ ये फोकस नहीं करता कि जो ग्रुप गोल है, मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो ये नहीं फोकस करता कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव हो, बट जो पर्सनल बंदा है अगर उनका गोल एक बेसिकली सेम लाइन में है तो पर्सनल का भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उनको गाइड करके, सुपरवाइज करके, डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे सब, ठीक है। पांचवा इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब ये तो हमने पढ़ा है कि हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब जो एक अच्छा मैनेजर होता है ना वो सोसाइटी के लिए इवेंचुअली काम ही करता है। अब जब मैनेजर है तो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा, एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेगा, अच्छे गुड्स प्रोवाइड करेगा फेयर प्राइसेस पे, और बेसिक कम्युनिटीज भी प्रोवाइड करेगा। तो ये आगे इंपॉर्टेंस में। फिर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली हम मैनेजमेंट को 3 चीजों से कंपेयर करेंगे। पहला इज साइंस, दूसरा इज आर्ट एंड तीसरा इज प्रोफेशन। फिर देखेंगे कि इसके साथ चलता है, ठीक है। ये देखते हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस में देखो 3 चीजें होती हैं। पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब तुम साइंस पढ़ रहे हो, तुमने साइंस पढ़ी है 10th तक, तुम्हें बताओ उसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। अब बिजनेस में भी सेम है। अब हम ये पढ़ रहे हैं, उसमें भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो हम सिस्टम्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये
साइंस में भी है और आर्ट में भी, और उसमें मैनेजमेंट में भी है, तो उसको टेक करते हैं, ठीक है। दूसरा है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो भाई साइंस के प्रिंसिपल्स बनते हैं, जैसे वो बना क्या कहते हैं अपना न्यूटन का ग्रेविटी वाला लॉ बना, ठीक है, तो वो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से हुआ ना। न्यूटन ने ऑब्जर्व किया नीचे क्यों गिरा, फिर उसके बाद रेगुलर एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि यहाँ से भी गिर रहा है, वहां से भी गिर रहा है, उसके बाद ही तो एक लॉ आया होगा ना। तो जो हमारे लॉज होते हैं वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन होता है। अब जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में भी हमारे जो लॉज होते हैं वो तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ही होता है। बट दिक्कत ये है कि मैनेजमेंट में ना इंसान पे, मतलब ह्यूमन पे करते हैं एक्सपेरिमेंट। और ह्यूमन क्या है, ह्यूमन तो भाई आज बदल जाएगा, कल बदल जाएगा, इंसान का कुछ पता नहीं, कल भी बदल जाएगा, आज भी बदल जाएगा। तो ये सारे ना उतने अच्छे से वैलिड नहीं होते। तो ये वाला कहते हैं कि हम ये वाला फंक्शन है नहीं मैनेजमेंट में, है बट काफी हद तक नहीं भी है देखा जाए तो, क्योंकि हम ह्यूमन पे कर रहे हैं और ह्यूमन बदलता रहता है। तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब तुमने बताया साइंस के लॉज है, जैसे ग्रेविटी, अब मैं इसको यहाँ से फेंक रहा हूँ नीचे, ठीक है, अब मैं यहाँ से फेंका तब भी नीचे गया, मैं यहाँ से फेंकूंगा तब भी नीचे जाएगा, यहाँ से फेंकूंगा तब भी नीचे जाएगा, मैं दूसरी कंट्री में जाके फेंकूंगा तब भी नीचे जाएगा। तो ये जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, हर जगह वैलिड होते हैं। बट जो साइंस के लॉ, मतलब जो मैनेजमेंट के लॉज हैं, जैसे आगे तुम लोग पढ़ोगे, एक है डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, जो भी है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, उसमें क्या होता है कि हम बेसिकली कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से पे डिसाइड करते हैं एम्प्लॉयज का। अब हर फर्म का पेइंग कैपेसिटी तो सेम नहीं होगा ना, तो वो फंक्शन सबके लिए सेम वर्क नहीं करेगा ना, सबके लिए लॉ जो है बेसिकली, तो वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। तो ये वाला फंक्शन, ये दोनों फंक्शन इसमें है नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट साइंस अभी नहीं है, बट मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ इनएग्जैक्ट साइंस, क्योंकि भाई देखो सिर्फ एक ही फंक्शन अवेलेबल, एक ही फंक्शन मैच करता है, तो वो इनएग्जैक्ट साइंस एक तरीके से। फिर आ गया मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब इसको हम आर्ट के फॉर्म में कंपेयर करेंगे, ठीक है। आर्ट में क्या होता है, एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब हम एग्जांपल लेते हैं म्यूजिक का। अब तुमने म्यूजिक देखा, म्यूजिक में राग्स वगैरह होते हैं, जब सब मतलब जब पढ़ रहे होते हैं सबसे पहले उनको राग्स वगैरह की नॉलेज दी होती है। तुम्हारे भी बचपन में म्यूजिक की क्लास लगी होगी, मेरे भी लगी होगी, टीचर ने पहले हमेशा राग्स वगैरह के बारे में बताया था हम लोग को, ठीक है। तो एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट है उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, ठीक है। सिमिलरली मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं अभी, मैनेजमेंट बिजनेस का पार्ट है। बिजनेस में कितनी थ्योरी है, ठीक है, तो मैनेजमेंट और बिजनेस में भी देखा जाए तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो है ही। आगे एमबीए करोगे, बीबीए करोगे, सब में ही है थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। फिर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब जो भाई तुम समझ रहे हो, आर्ट जो बंदा है वो हमेशा सबको सेम ही चीज सिखाई जाती है, राग्स बताएंगे, हमें भी सेम बताएंगे, उसको भी सेम बताएंगे, बट जो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है ना वो बंदे को अलग करता है। तो जो हमारी आर्ट है बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मैनेजमेंट में भी सेम है, प्रिंसिपल्स तो सबको सेम पढ़ाए जाते हैं, बट जो सबका एप्लीकेशन लेवल होता है वो सबका अलग होता है, तो पर्सनल एप्लीकेशन से लगे जाते हैं। तो ये फंक्शन भी उसके साथ है मैनेजमेंट में, ठीक है। थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब देखा जाए जो बंदा आर्ट फॉर्म को प्रोवाइड कर, मतलब आर्ट फॉर्म को परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि अपना म्यूजिक हो गया, ठीक है, म्यूजिक कर रहा है बंदा, म्यूजिक गा रहा है, गाना गा रहा है, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस करता रहेगा रेगुलरली तो उसमें बेटर होता चला जाएगा। सिमिलरली मैनेजमेंट में अगर एक मैनेजर है वो हमारी एक्टिविटीज डेली बेसिस पर करेगा तो मैनेजर भी परफेक्ट होता चला जाएगा ना। और जो आर्ट है वो क्रिएटिविटी पे भी बेस है थोड़ी सी। अब सब एक जैसा नहीं कर पाते ना, किसी की क्रिएटिविटी अलग है, किसी की अलग है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी हर मैनेजर सिमिलर नहीं होता, सबकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। तो ये बोलते हैं कि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के साथ ही होती है, आर्ट भी और मैनेजमेंट भी, ठीक है। तो ये फंक्शन भी अवेलेबल है। हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज आर्ट, ठीक है, इज एन आर्ट बेसिकली, क्योंकि मैनेजमेंट के तीनों फंक्शंस आर्ट के साथ हैं वैलिड, ठीक है। तीसरा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन जैसे कि टीचर्स हो गया, बार काउंसिल हो गया, ये मेडिकल हो गया, लॉज वाले हो गए, सब हो गए, ठीक है। बेसिकली कोर्ट में जजेस हो गए, लॉयर्स हो गए, सब हो गए, सब प्रोफेशन है बेसिकली, ठीक है। अब प्रोफेशन में क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिमिलरली अब तुम्हें कुछ भी बनना है, जैसे कि मान लो मेरे को टीचर बनना है, टीचर भी छोड़ो, अभी के लिए मैं लॉयर बनना है, ठीक है, तो मेरे को बहुत सारी एलएलबी ये सब चीज़ें होती है, जो भी होता है, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सिमिलरली अगर हमें मैनेजर बनना है तो उसके लिए भी हमारे पास सिमिलर बहुत सारी नॉलेज होती है, जैसे आगे एमबीए करोगे, बीबीए करोगे, तो उसमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो ये हम बोलते हैं इसमें। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब भाई तुम्हें बेसिकली डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है तो तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, वाले नीट वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। ऐसे तो तुम बन नहीं सकते डॉक्टर। बट मैनेजर्स में क्या है, ऑल्दो ऐसा है कि जो कंपनीज है वो प्रेफर करती है कि जो हमारा भैया मैनेजर है उसने एमबीए कर रखा हो, बट जरूरी नहीं है कि एमबीए करा हो तभी लेंगे। बहुत सी कंपनियों में ऐसा भी होता है कि मैनेजर्स ने एमबीए नहीं कर रखा होता। तो ये अभी मतलब है नहीं पूरी तरीके से, बट आगे आ जाएगा जरूर, ठीक है। ये अभी इट विल बी इंक्लूडेड सून फ्यूचर में, ठीक है, बट अभी है नहीं ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। फिर है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब भाई अगर तुम्हें लॉयर बनना है तो तुम्हें बार काउंसिल के साथ अपने को रजिस्टर कराना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कराना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली मैनेजमेंट की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं AIMA। बहुत सारी हैं, मैं एक लिख देता हूँ, AIMA, इसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो भाई ऑल्दो एक मैनेजमेंट एसोसिएशन है हमारे पास,
एक नहीं बहुत सारी है मैनेजमेंट की, बट हमें जरूरी नहीं है कि उसके साथ हमें रजिस्टर करना ही हो, ठीक है। तो ये फंक्शन भी अवेलेबल नहीं है, बट अगर हमें अपना प्रोफेशन वो करना है, जैसे मेडिकल है, जैसे डॉक्टर्स हैं, उनको भाई अगर अपना प्रोफेशन करना है प्रैक्टिस, तो उनको सबसे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सिमिलरली लॉयर्स को उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कराना पड़ेगा। ऑल्दो है बिजनेस इसमें भी, मैनेजर्स में भी, बट उनको जरूरी नहीं है रजिस्टर कराना इटसेल्फ, ठीक है। तो ये फीचर भी हम बोलते हैं अभी अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में जल्दी, बहुत जल्दी ये अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो ये भी अभी है नहीं, बट हाँ हो जाएगा, ठीक है। 14 एथिकल कोड। अब जो ये एसोसिएशंस होती है, मेडिकल काउंसिल और बार काउंसिल, ठीक है, ये सब कुछ एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट बताते हैं बिहेवियर को, कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए उनका, ठीक है, डॉक्टर्स का, लॉयर्स का। तो उनको उसी कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से वर्क करना पड़ता है। ऑल्दो हमारी जो AIMA है या मैनेजर्स की और भी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट गिवन है, बट बहुत सारे दिए हैं कोड ऑफ कंडक्ट, बट तुम्हें पता है अगर उनके साथ रजिस्टर करना ही जरूरी नहीं है, तो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना तो जरूरी होगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी बोलते हैं कि ये फंक्शन भी अभी अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है बाद में बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाए विद स्टैट्यूटरी बैकिंग्स, ठीक है। 5 सर्विस मोटिव। अब जो हमारे प्रोफेशन है उनका बेसिक मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। बट देखा जाए तो हमारा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का गोल तो यही होता है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट आज के टाइम में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओनली गोल हो नहीं सकता, हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी पूरे करने ही पड़ते हैं। तो बोलते हैं हम कि ये अभी ये वाला फंक्शन भी अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, अभी है नहीं, बट सून इट विल बी इंक्लूडेड एज अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, ठीक है, आगे फ्यूचर में बहुत जल्दी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, बट मैनेजमेंट इजंट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, ठीक है। फिर आगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में बनता है, ठीक है। यहाँ टॉप लेवल होता है, यहाँ मिडिल लेवल होता है, यहाँ लोअर लेवल होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के टॉप 3 लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल पे बेसिकली जो MDs वगैरह, CEO, CMOs, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह आ जाते हैं, जो ऊपर के होते हैं ना सारे वर्क करने वाले, जिनकी अपर पोजीशंस होती हैं, हायर पोजीशंस होती हैं। मिडिल में बेसिकली डिपार्टमेंट हेड्स आ गए, जैसे सेल्स हेड आ गया, सेल्स मैनेजर आ गया, बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, फाइनेंस मैनेजर आ गया, ठीक है। फिर लास्ट में लोअर लेवल में सुपरवाइजरी मैनेजर्स आ जाते हैं, जैसे कि क्लर्क हो गया, ठीक है, ये सब आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो टॉप लेवल पे मैंने तुम्हें बता दिया कौन कौन आता है, मिडिल लेवल पे कौन कौन आता है बता दिया, लोअर लेवल पे कौन कौन आता है। अब सीन है ये देखो, टॉप लेवल और मिडिल लेवल और लोअर लेवल के कुछ फंक्शन थे जो वो परफॉर्म करते हैं। टॉप लेवल क्या करते हैं, मैं 2-3 बताता हूँ, आगे तो बुक से भी पढ़ लेना, मैं नोट से भी पढ़ लेना, बता दूंगा, ठीक है। टॉप लेवल क्या करते हैं, उनका बेसिक मोटिव ये होता है कि एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। जो टॉप लेवल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं वही सब तो चलती है पूरे में, ठीक है। और एक ये होता है कि वेलफेयर और सर्वाइवल करना हम लोग का लॉन्ग रन तक, इन्हीं का मोटिव होता है टॉप लेवल की, हमारा वेलफेयर हो कंपनी का और सर्वाइवल हो अच्छा सा, ठीक है। और टॉप लेवल का एक ये भी होता है कि जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करके चलें, ठीक है। तो ये होगा टॉप लेवल के कुछ फंक्शंस। मिडिल लेवल के मैंने बता दिया, तो मेरे डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, तो इनका एक फंक्शन तो ये होता है कि जो भी टॉप लेवल अपनी पॉलिसीज देते हैं वो आगे फॉर्मुलेट करते हैं उनको, ठीक है। और मिडिल लेवल का ये होता है कि जो उनका है उनका अपना डिपार्टमेंट है, उनको वो स्टाफ, मतलब उनका जो स्टाफ है वो अवेलेबल रखे हर समय, उनको खाली ना होने दे कभी पोजीशंस को, ठीक है, एक ही हो गया। तीसरा आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल मैनेजर्स बेसिकली वो होते हैं जो एकदम वर्कर्स के ऊपर ही होते हैं, समझ लो। जैसे मैं भी वर्कर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत मैनेजर्स है, बट जो मेरा इमीडिएट मैनेजर है ना, मैं वर्कर के ऊपर हूँ, वो मेरा लोअर लेवल मैनेजर होता है, ठीक है। वो बेसिकली गाइड करता है और वो डेली बेसिस पे कॉन्टैक्ट रखता है वर्कर के साथ। तो लोअर लेवल मैनेजर के फंक्शंस क्या होते हैं, एक तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अगर ये मैनेजर अच्छा काम करता है तो अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं और मिनिमम वेस्टेज के साथ काम होता है बेसिकली, क्योंकि वो डायरेक्ट हैंड टू हैंड बात कर रहे होते हैं वर्कर्स के साथ। और जो मिडिल लेवल और टॉप लेवल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं वो यही प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, ठीक है। ये हो गया लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर आ गए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, और तो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं आगे, बट मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। प्लानिंग। Planning is basically thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it is to be done. It basically bridges the gap between where we are standing today and where we want to be. जब कहोगे बड़ी सी एक बता दी डेफिनेशन। ये क्या है, प्लानिंग हमें क्या कहता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, ठीक है, कैसे करेगा। और इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वी वांट टू रीच, ठीक है। हम प्लानिंग में सिर्फ ये डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें क्या करना है, हम ये भी डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है। तो वो ब्रिज करता है गैप को कि आज जहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुंचना है। इनके बीच का जो गैप होता है उसको फॉर्मुलेट करता है और ब्रिज करता है बेसिकली प्लानिंग। सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली हम सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, जो प्लानिंग हमारी हुई है ना उसी के बेसिस पे हम सब ऑर्गेनाइज करते हैं, डिपार्टमेंट फॉर्म करते हैं, उसके अंदर सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। और अथॉरिटी आइडेंटिफाई करते हैं, असाइन करते हैं, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। फिर स्टाफिंग में होता है गेटिंग द राइट पर्सन एट द राइट वर्क, मतलब बेसिकली स्टाफ करते हैं वर्क, जो हमारी जॉब पोजीशन है ना उनको हम लोग बेसिकली फील्ड रखते हैं, इतना समझ लो, आगे अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है।
चौथा इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती है। डायरेक्टिंग में इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, स्टिमुलेटिंग, मोटिवेटिंग द पर्सन सो ही कैन परफॉर्म टू हिज बेस्ट। ठीक है, मतलब बेसिकली हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट हो गया, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं कि ऐसे तरीके से जिससे वो अपने अचीव करे गोल्स को। ठीक है, बेसिकली ये हो गया डायरेक्टिंग में। तो पांचवा हो गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। अब हमने अगर प्लानिंग करी थी, ठीक है, कि हम ये अचीव करेंगे, अगर हम चेक ही नहीं करेंगे कि हमारा काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो हम काम कर कैसे पाएंगे अच्छे से। तो कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। हमने प्लान करी थी परफॉर्मेंस, उसको कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और अगर कुछ डेविएशन है तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेना। ठीक है, ऐसे बाकी पढ़ेंगे। फिर हो गया कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली मीन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, अब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो इसमें जो वीडियो है और मेरी ऑडियो है ये एक सिंक में चल रही होंगी। अगर एक सिंक में नहीं चल रही होगी तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम कंफ्यूज हो गए। अगर मान लो आवाज पहले आ गई या मेरा मुंह पहले चल रहा है बेसिकली, तुम अच्छे से समझ नहीं पाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन हेल्प इन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, जिससे हर चीज सिंक में चले बेसिकली। ठीक है, यही है कोऑर्डिनेशन। फिर कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है ना, ऑल्दो ये मेजर फंक्शन नहीं है कोऑर्डिनेशन का, बट इसको हम एज अ फंक्शन ही काउंट करते हैं। एंड इट्स अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट के साथ होता ही होता है, एसेंस है बेसिकली उसका। ठीक है, तो तीन चीजें आ जाती हैं इसमें। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। एवरी लेवल मतलब टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, तीनों लेवल में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। क्योंकि जो टॉप लेवल बेसिकली हमारी पॉलिसीज बनाता है, उसको वो मिडिल लेवल को फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, फिर मिडिल लेवल उसी के हिसाब से हमारे डिपार्टमेंट्स बांटते हैं, उसी के हिसाब से स्टाफ बांटते हैं। ठीक है, वही सब होता है। उसी के हिसाब से लोअर लेवल वालों को अपना जॉब पता चलता है, फिर उसी के हिसाब से वो वर्कर्स को काम देते हैं। तो ये एवरी लेवल पे नीडेड है। ठीक है, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। फिर आगे रिक्वायर्ड एट एवरी फंक्शन। एवरी फंक्शन मतलब ये 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में जो प्लानिंग होती है उसी के हिसाब से फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसी हिसाब से स्टाफ करते हैं, उसी के हिसाब से हम डायरेक्ट करते हैं, उसी के हिसाब से कंट्रोल करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पे जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से सब कुछ कोऑर्डिनेशन हर जगह जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से सब काम होता है। फिर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस। ये तो देखो बेसिक चीज है, अगर तुम कोऑर्डिनेट नहीं करोगे ना एक्टिविटीज को, तुम सर्वाइव कैसे कर पाओगे लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, एक भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा कुछ भी काम करे जा रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट हमारा कुछ भी काम करे जा रहा है, दोनों में कुछ सिंक ही नहीं है भाई। कि हमारी नीड ये है कि हमें सेल्स करनी है 500 यूनिट की, और प्रोडक्शन ही 300 का हो रहा है, तो 500 का सेल्स कैसे करेंगे। तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम सर्वाइवल सक्सेस कैसे हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो इसलिए एसेंस हो गया ये। फिर भाई कोऑर्डिनेशन के कुछ फीचर्स भी आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अभी मैंने बोला कि वो सब कुछ सिंक में लेके चलता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि जो ग्रुप एफर्ट्स हैं, मतलब एक बंदा के एफर्ट्स इधर हो जा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन सबको कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है और एक डायरेक्शन में जाता है, जिससे वो ग्रुप हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो। देखो दूसरा है यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, जो भी ये सेम है, जो भी एफर्ट्स है सबके उनको यूनाइट करता है। थर्ड इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि अब वो हर फंक्शन के साथ चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूस ही है ना। कोऑर्डिनेशन तुम्हें हमेशा करके चलना है, थोड़ा है कि आज कोऑर्डिनेट किया कल नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं, हमेशा करना है। थर्ड इज कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब सबको करना है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एनजीओ हो, सबको करना ही पड़ेगा कोऑर्डिनेट। इवेंचुअली तुम्हारे घर में देखो कोऑर्डिनेशन है, मम्मी वगैरह सब कुछ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं काम वगैरह। ठीक है, जैसे कि इस टाइम पे ये होना है, इस टाइम पे वो होना है, ऐसे होना है। तो कोऑर्डिनेशन तो हर जगह नीडेड है, घरों में भी नीडेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर वाला करे, टॉप लेवल मैनेजमेंट करे, ठीक है, या मिडिल लेवल करे। अब सिर्फ टॉप लेवल करेगी, पॉलिसीज बनाते फॉर्मुलेट करेंगी, बट कोऑर्डिनेट करेंगी। बट जो मिडिल लेवल है उन्होंने भाई अपने में करा ही नहीं कोऑर्डिनेशन। वो डिपार्टमेंट अलग वर्क कर रहा है, प्रोडक्शन सेल्स अलग वर्क कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन तो सबको करना है ना। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। फिर इट्स अ डेलिब्रेट फंक्शन। अब क्या है, एक मैनेजर को पता नहीं होता है कि वो कोऑर्डिनेशन, डेलिब्रेट मतलब देखो समझाता हूँ। जैसे कोऑर्डिनेशन है, अब मैं एक मैनेजर को पता नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन कर रहा है, बट इवेंचुअली देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन अपने आप हो जाता है। मैनेजमेंट अगर ट्राई करता है ना सब काम करने का, तो कोऑर्डिनेशन इवेंचुअली हो जाता है। अगर मैनेजर को बेसिकली ग्रुप गोल या फिर गोल्स अचीव करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो देखा जाए तो हर चीजें मेंटेन करके चलता है, सब कुछ कोऑर्डिनेट करके चलता है। तो इट्स अ डेलिब्रेट फंक्शन। वो बेसिकली विल पे नहीं होना चाहिए, वो होना ही चाहिए कोऑर्डिनेशन, ऐसा समझ लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन हमें मतलब वो है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से करना है या नहीं करना, और कोऑर्डिनेशन अपने आप ही हो जाता है अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो अब कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, 3 चीजें इसमें, ग्रोथ एंड साइज। अब मान लो एक मेरी दुकान है छोटी सी घर के बाहर, ठीक है, उसमें मैं अकेला बैठता हूँ काम करता हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, क्योंकि छोटी सी है हमारी दुकान, उसमें कुछ है नहीं। बट अगर मैं बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ जिसमें 3 लेवल्स हैं, सब में अपने डिपार्टमेंट्स हैं, सब कुछ अलग काम कर रहे हैं, सब कुछ अलग चीजें हो रही हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कि बताऊँ क्यों,
ग्रोथ इन साइज जब फर्म बहुत बड़ी होगी तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे और सब एम्प्लॉयज के देखो सेम गोल्स नहीं हो सकते। किसी का गोल हो सकता है कि मेरे को अच्छा काम करना है, किसी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, किसी का होता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी प्रमोशन चाहिए। जो सबके गोल्स बेसिकली अलग होते हैं और सब अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, सबकी अलग कास्ट होती है, सबका अलग सेक्स होता है, सबकी अलग क्रीड होती है, सबका सब कुछ अलग होता है, नेशनैलिटीज वगैरह। तो अगर ये सब हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे उनकी एक्टिविटीज तो उनके बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जब ग्रोथ इन साइज होता है ना हमारी फर्म का ग्रो होती है ना, तब जब बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सेकंड इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये तो हम इसमें भी पढ़ोगे आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब जो हमारे फंक्शंस के बेसिस ये फंक्शंस है, ठीक है। ये फंक्शन नहीं वैसे दूसरा हो गया, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि जब तुमने डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर रखे हैं फंक्शन के बेसिस पे, जैसे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब जब सब अपने में काम कर रहे हैं, अलग काम कर रहे हैं, जब सेल्स काम कर रही है तो उन्हें मतलब नहीं है प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वैसे तो मतलब है इवेंचुअली देखा जाए, पर सब अपने में काम कर रहे हैं, सबको लगता है कि हम ज्यादा अच्छे हैं, हम ज्यादा अच्छे हैं, प्रोडक्शन कहेगा हम ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, फाइनेंस कहेगा हम ज्यादा अच्छे हैं। बट इवेंचुअली देखा जाए तो ये इंटर रिलेटेड ही है ना। अगर प्रोडक्शन जब फाइनेंस अच्छा होगा, रॉ मटेरियल अच्छा आएगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, उस हिसाब से सेल्स अच्छी होगी, उस हिसाब से मार्केटिंग अच्छी होगी, तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है ना। तो हम लोग को उनकी चीज मतलब सब सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, पर अगर यही होता रहेगा, सब अपने में ही काम करते रह जाएंगे तो गोल तो अचीव हो ही नहीं पाएगा ना, सब अपने डिपार्टमेंट्स के गोल अचीव करते रह जाएंगे बस। तो हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है जब हमारे में फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली। थर्ड इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मतलब समझो जब ना फर्म बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी, तो हम ना हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट रख लेते हैं। जैसे हमें ये काम करना है, ठीक है, इसके लिए हमने स्पेशलिस्ट रख लिया। हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, इसके लिए हमने स्पेशलिस्ट रख लिया। हमें कुछ फोरकास्ट करवाना है, उसके लिए हमने स्पेशलिस्ट रख लिए। तो हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट रख लेते हैं। तो स्पेशलिस्ट क्या सोचते हैं कि हम लोग तो भाई बहुत क्वालिफाइड हैं, बट अब यूजुअली ऐसा होता है कि फॉर्म में 10-15 साल से बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता होता है चीजें कैसे वर्क करती हैं, और वो कहते हैं कि हमें भी पता है कैसे करना है काम, ठीक है। बट जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि हम भी क्वालिफाइड है, हमने इसके लिए पढ़ाई करी है तो हमें ज्यादा पता है, तो वो सोचते हैं हम सबसे आगे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्पेशलिस्ट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और सब सोचते हैं कि वो अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे हैं, उनको सब आता है। तो इसी बीच में अगर ऐसे ही चलता रहा, सब सोचेंगे हम अच्छे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा होंगे ना, तो इस हिसाब से कोऑर्डिनेशन फेल हो जाएगा। तो हमें कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है जब हमारा स्पेशलाइजेशन होता है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। बस इतना ही चैप्टर में देखो तुम सब समझ गए होंगे। मैं छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ। मैनेजमेंट मैंने बता दिया इफेक्टिवली एफिशिएंटली, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने बता दिए सारे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल में भी 3 होते हैं, सोशल हो गया, पर्सनल हो गया, फिर इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट आ गया, तीनों नेचर बता दिए। एग्जैक्ट साइंस है, इट्स एन आर्ट एंड इट्स नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, ठीक है। फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इस हायरार्की में चलते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैंने बता दिया, इसका लर्न करने का शॉर्ट फॉर्म है, देखो POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। POSDC, ठीक है। इससे याद कर लोगे, आगे ये तो पढ़ना ही है सब हमें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन तुम्हें बता दिया, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, बेसिकली एसेंस क्यों है, क्योंकि इट्स रिक्वायर्ड एट एवरी फंक्शन, इट्स रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, और अगर ये नहीं करेंगे तो सर्वाइवल नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। फिर फीचर्स आ गए, फीचर्स मैंने बता दिया, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमेशा करना है, कभी रुकेगा नहीं, परवेसिव फंक्शन है, चाहे घर हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, सबको करना है, टॉप लेवल वालों को भी करना है, मिडिल वालों को भी करना है, लोअर वालों को भी करना है, वरना वर्क अच्छे से कैसे होगा, ठीक है। फिर इट्स अ डेलिबरेट फंक्शन, मतलब इस एज पर विश नहीं है कि मुझे करना है या नहीं करना है, ये करना ही करना है, जरूरी है, वरना तो फिर फेल हो जाएगा ना, हमारा सक्सेस कैसे होगा, सर्वाइवल कैसे होगा। फिर आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो इंप्लॉयज आते हैं अलग अलग जगह से, सबकी अलग अप्रोचेस होती हैं, सबका अलग वो होता है, मोटिव होता है, तो उनको बेसिकली सिंक में लाना, उनको इंटीग्रेट करना कोऑर्डिनेशन करता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया, जब प्रोडक्ट सेल्स वगैरह के डिवाइड होते हैं हमारे वर्क, ठीक है, प्रोडक्शन सेल्स वगैरह के बेसिस पे, तो सब सोचते हैं कि हम ज्यादा अच्छे हैं, हम ज्यादा अच्छे हैं, बट इंटर रिलेटेड ही एक तरीके से, अगर वो सब अच्छे से वर्क करेंगे साथ में तभी हमारा गोल अचीव हो पाएगा। तो उनको इंटीग्रेट करना कौन करता है, कोऑर्डिनेशन। थर्ड स्पेशलाइजेशन मैंने बता दिया, फर्म बहुत सारे स्पेशलिस्ट असाइन करती है, सब सोचते हैं कि हम क्वालिफाइड ज्यादा है, हम ज्यादा क्वालिफाइड है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस, मतलब कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यही था चैप्टर में, इस सब बेसिस है, इसमें सब कुछ बेसिक है, ये सब बेसिक्स है तुम्हारे, ये कवर हो गए तो आगे चैप्टर्स बहुत ईजी है, ठीक है। मैं तुम लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगा फीचर्स वगैरह याद करने की आगे, क्योंकि फीचर्स पता है हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 4 फीचर्स तो हर चैप्टर में सेम ही होते हैं, तो उसको लर्न करने की ट्रिक आगे बताऊंगा मैं। अभी के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पीस। हाँ तो गाइस मैं एक बात बताना भूल गया था, और तो चैप्टर बस पूरा हो गया है। मैं अगर कुछ समझ ना आया तो बता देना, मैं फिर से भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात कि अगर नोट्स चेक कर रहे हो, वैसे तो बुक हमारी ऑलरेडी सफिशिएंट है, इससे पढ़ सकते हो, बट इससे ना समझ आए तो मैं नोट्स साथ में टेलीग्राम पे डालता जा रहा हूँ हर चैप्टर के। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नीचे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा मैं। टेलीग्राम पे जाकर चेक करो, बहुत प्यारे नोट्स लिखते हैं, सब कुछ अंडरलाइन किया अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस।